हिंदी साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए भारत के अग्रगण्य लेखकों में से एक ममता कालिया जी की लिखी हुई कहानी निर्मोही। तो शुरू करते हैं कहानी निर्मोही। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहाँ पहुँच रेल की पटरी ट्राम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती है। जब बंद होता टांगों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेल क्रॉसिंग के पार झाड़ बिरिक और कुछ दूर सौताल। कभी इसका नाम शिवताल रहा होगा, पर सब उसे अब सौताल कहते। उसके पार जंगम जंगल, बीच बीच से जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहाँ राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज़ उठती, मैं हाओ मैं हाओ। जब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुँचे, मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास वे कभी कदम्ब पर या कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोक बंधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती। दादी हाथ का पंखा रोक कर कहती, जय देखो सौताल से आया शीत समीरन। कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का आह्लाद देखने वाला होता। आज सिदौसी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानूं मैं परेगो। दादी दिन रात सौताल की रागनी से बंधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच्च। दादी कुजड़िन से पूछें, सौताल की है ना? कुजड़िन को गहकी करनी है, सत कमाने नहीं निकली है। हम्बे मैया, और जे कचनार जे लाली सेम सब सौताल की है ना? हम्बे मैया, सारा झुआ वहीं भरायो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती तखत पर। एक एक तरकारी छाँटती छीलती, उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगवायो हो, उनकी रसोई में एक दिन पूरी ब्यालू कचनार की रंधई। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहे तो शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी की निगाह में ये राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहन इस विवरण से जरा भी प्रभावित ना होते। बड़ा एकरंगा जीवन था राजा जी का, उनकी रानी तो ऊब से अधमुई हो जाती होंगी। हम कहते, जेलो छोरियों, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेल की हो तुम। रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती, एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूंदा मारती। भग्गो बुआ काले उदले में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कटौते में पराठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती। कटोरियाँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। धत तेरे की कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी है। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं, तभी तो रोज़ खाट पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती। जब फ्रंटियर मिल का इंजन अपनी भट्टा जैसी एक आंख चमकाता चिंघाड़ता गुजर जाता, उसके 2-3 मिनट बाद दादी जम्हाई लेती, सो जा रही छोरी, लगे आज भी विद्याभूषण ना आए हो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरे में छठाक भर भी ममता नहीं है माई बाप की, दिल्ली वारों बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ तुमने कभी नेक ममता करी लड़कन की? कान खींचे, गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बाँट फेंके, कौन कर्म नाए किए? मेरे दोनों लालाए देश निकारा दे डारो। बाबा आग बबूला हो जाते, बिरचो समझे ना आए, तेरे छोरन पे बाबू साहब ही छाई रही। पैंट बुस्कोट पहने, गिटपिट बोलें, कुर्सी तोड़ें, गद्दी पे बैठ बूरा तोलने में उनकी मैया मरे थी। एक कविताई करे लगो, दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा अच्छा बस करो, तुम तो बर के छत्ते से छिड़ पड़े हो, नतनियाँ सुनेंगी, शर्म करो। जब बेटे सगे नाय निकले तो नाती देवते कौन क्रिया करेंगे? को काम नहीं आएगो, समझी रहो। बाबा तो पड़ी लगाकर सो जाते। दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जई मारे निकल गए दो भैया, ना कभी उन्हें दुलराया ना पुचकारा, बस दुर दुर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज़ बाँट तराजू से तोली। मैं कहूँ, अजी प्यार को मोल और तौल बतावे, ऐसी तराक कहाँ पाओगे? पर नाए, जे तो छोटे से कागज़ पत्तर कापी उठा उठा के चूल्हे में झोंके। बड़े की किताबें रद्दी वाले को बेच आए, 2 दिन रोटी नहीं खाई मेरे लालों ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकती कि किसी तरह वो सो जाएं।
सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपका कर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गए हो मेरे लूटर बाबा। मैं जानूँ विद्याभूषण मुझे हुड़कता है वो। जब 12वीं में आगरे पढ़े था, रात में मेरी पार्टी पर आकर पूछे, जीजी क्यों रो रही हो? मैं चुप। कान में दर्द है? मैं चुप। दांत में दर्द है? मैं चुप की चुप। पैर दबा दूँ? नहीं। जीजी तो मैं सुबह डॉक्टर के ले चलूँगा। चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तखत पे से चिल्ला उठे, या के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है तो मेरे को दे दीजो, कार्तिक में आढ़त भरनी है, काम आएगी। विद्याभूषण में ऐसी खटास भर जाती, अगले ही रोज़ वो अपना बिस्तरा गोल कर ले तो हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाएं, घर ना जाएं। दादी कहती, घर तो जाने ही पड़ेगा, अपने द्वारे से हटके तो फूलमती भी ना आई जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नू कहती, देखो ये अर्जुन और कदम के नीचे कैसी पत्तों की छैयाँ हैं, पीने को बावड़ी का मीठा पानी और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, एरी अन्नो अब की तो कह दिया, फिर कभी ना कहियो जे बात। क्यों दादी? मैं जिद करती, तुझे नाय पतो, बहू ने नाय सुनायो वा किस्सो। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर आगे बढ़ता। एक थी फूलमती, बाकी ये बड़ी बड़ी आँखें, कोई कहे मृग नैनी, कोई कहे डाबर नैनी। एक बाकी ननद लब्बावती, जय सौताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंत्री ने भतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नींव धरो। पर राजा जी अड़े सो अड़े रहे, मैं तो यहीं बनवाऊंगा महल, एम का बुरो है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और परेर तीनों का बसेरो है, जैसे भी भीत उठवाओगे पीपल की छैया जरूर छू जाएगी, जने उगती जने डूबती। संतरी बोले, बस इतनी सी बात, ये लो राजाओं ने पीपल समूल उखड़वा दियो। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ी प्रेम हो। रानी फूलमती बोली, राजा ऐसो बाग बनाओ कि मैं पूरब करवट लूँ तो मौलसिरी महके, पश्चिम घूम जाऊँ तो बेला चमेली। राजा ऐसे ही कर रहे हो। हैरानी देखो, बैलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर वृषभान लला के पोते से हो गया। अभी गौना नहीं हुआ था। नंद भाभी घर में जोड़े से डोलें, सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतिया। पर तुम जानो, जहाँ 100 सुख हों वहाँ एक दुख आके कोने में दुबक कर बैठ जाए, सो सारे सुख नाश हो जाएं। सोई हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्नू ने पूछा। अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी न भई। सास लाड़ झाड़ फूक करावें, राजा जी ओझा वैद्य बुलावें, नंद किशन कन्हई की बाल लीला सुनावें, पर कोई उपाय नहीं फलो। एक दिन लब्बावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपर समूल उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट परे हैं। 81 के दिन सौताल के किनारे फिर से तेरी भाभी पीपर लगाए, रोज ताल में नहाए, पीपर पूजे, अन्न जल ले, तब जाके कलंक मिटे। फिर तू 9 महीनन में जोले जोले 2 भतीजे खिलइयो। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले ही दिन एकादशी थी, सो 7 सुहागने पूजा की थाली सजाए, 16 श्रृंगार किए, सोने का कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली। महल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, बाके हाथ में फावड़ा खुरपी। राजा महलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की, आपे आप बावड़ी में उतर सोने की पूजा भर्यो और पपर मूल पे जल चढ़ायो। फिर 7 सुहागिनों ने असीसें उचारी, सबकी सब राजी खुशी घर लौटे। रोज़ सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुसकते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती और सौताल नहाने पीपर पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदल कर सो जाते। फूलमती भायली नंद से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सो जाएं, इनकी ऐसी नींद तो न कभी देखी न सुनी। लब्बावती कहती,
मेरे भैया की नींद को नज़र न लगा भाभी। जे तो भी सोच, जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि ना आए। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती। हम तो सारी रात जगें, भला हमें जगावे बारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं, बोली क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गौनियाई ना आए, तुम्हें का बताएं का सुनाएं। तोरे भैया तो जाने कौन सी पार्टी पढ़े हैं कि मन लेहू पे देहूँ छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आयो है, अब की पूरनमासी को लिबाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी की गटई से झूल कर लाड़ लड़ाया, कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे के काजल लगाई का नेक तो ले लें, तब गौना जाएं। माँ ने सुना तो बरस दिया, समधी जमाई राजी रहें, इस बार गौना कर दे, फिर तू 100 बार आइयो 100 बार जइयो, घर द्वार तेरो। बड़े सरंजाम से लब्बावती की विदाई भई। गौने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गईं। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को घपची में भर लीनो। भाभी मेरी, मेरे भैया को पत रखना, पीपल पूजा बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोए जल्दी बुलौआ भेजना। फूलमती ननद के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंदगांव का मेला दिखायो, पर रानी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी वो रोज़ सौंताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अंजल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई न रहे हो। एक दिन रानी भोर होते उठी, एक हाथ पे धोती जंपर धर रहे हो, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कछु ज़्यादा रही। फूलमती गले गले पानी में खूब नहाई। अबेरी होते देख फूलमती पानी से निकली। अभी वो कपड़े बदल ही रही थी कि बाकी नज़र झरबेरी पे पड़ी। गरम झरबेरी लाल लाल बेरों से बौरानी रही। इत्ते में घर आ गया। अन्नो बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, जे कहानी नहीं जिनगानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर कामकाज में लग गईं। मुझे लगता रहा लो डाबर नैनी को दादी ने सौताल पर गीला नंगा छोड़ दिया, जाने वो कब घर पहुंची। पर दादी को कहाँ वक्त, कभी बटलोई चूल्हे पर धरें, कभी उतारें, कभी रोटी तवे पर तो कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरसक मदद करती रहीं, पर चौके में दादी के बिना कुछ होए ही ना। दिन में 2 बार मैंने और अन्नों ने याद दिलाई, दादी कहानी। दादी ने बरस दिया, ना ना, दिन में ना सुनी जाती कहानी, मामा गैल भूल जाएगो। मैं चुप। मेरे 4 मामा थे और अन्नो शन्नो के 3, 7 लोग रास्ता भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है। रात को ब्यालू निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नो उनकी टांगें दबाने लगी, मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी फिर क्या हुआ। अजय राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो हुंकारा भरती रहना, कहीं भटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं तो फूलमती को न्याव नाय मिलेगो। हाँ तो फिर क्या था। फूलमती ने ना आगा सोचा ना पीछा, बस बेर तोड़ने ठाड़ी हो गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डालो। वहीं दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हो तो तभी रानी के उंगली में बेरी का कांटा चुभ गयो। फूलमती तो फूलमती ही, बा ने कांटा कब देखो, उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती वो दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ा आयो। कांटा झाड़ी से टूट कर उंगली की पोर में धंस गयो। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकालनो जानते हो रहो, सो बा ने झरबेरी से एक और कांटा तोड़ रानी के उंगली कुरेद कांटा काढ़ दियो। कांटे के कड़ते ही लोहो की एक बूंद पोर पे छलछलाई। कन्हाई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर उनकी सारी पीर पी गयो। छोरे की जीभ का भबकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर राजा सूरसेन की आंख वादिन जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाया तो सेज खाली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते अंगड़ाई लेटे रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर है रही है। राजा जी ने वातायन खोला। सौताल में ना रानी ना वाकी छाया। पीपल में पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो कहाँ गई। सूरसेन अल्ली पार देखे, पल्ली का छोरा कन्हाई दिखे। फूलमती के अंगुरी कन्हाई के मुंह में पड़ी ही और रानी फूलों की डाली सी लचकती वाके ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुधबुध लौटी तो मार गुस्से के अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार मियान में परे परे इतनी जंग खा गई कि बामे ते निकरई ना।
राजा ने पोर मालिन के छोरे के मुंह पे परी सो परी। राजा प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो लावे कैसे, बस खड़ा खड़ा किल्लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनायो कि महल के सारे द्वार मूंद लो, रानी घुसने न पाए, कोई उदुली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांति खम खम जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ ऊंचा किवाड़ अंदर से बंद, अर्गला चढ़ी भई। रानी दूसरे किवाड़ पर गई, वो भी बंद। इस तरह डाबर नैनी ने एक एक कर 7 किवाड़ खड़काए, पर वहाँ कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछा, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने क्यों हो? माँ, तुम्हारी बहू कुलच्छनी निकली, अब या अटा पे मैं रहूँगो या वो। माँ ने माली से पूछा, मालिन से पूछा, महाराज से पूछा, महाराजन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबदार से पूछा, सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है सो दरवाजा खोले सो सिर कटाए। 7 दिना रानी फूलमती अपना सिर 7 दरवाजों पर पटकती रही। माथा फूट कर खून खच्चर रह गयो। सूरसेन नाए पसीजो। अन्नों ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसे थोड़ी होती है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बना रहे, ये तो सुनी भई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूँ दादी? नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नो बोल ले वे। चल अन्नो, तू पूरी कर, मेरा तो मेहडो सूख गयो। एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी, फिर ये हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर द्वार पे दुत्कार पड़ी, वो खम खम जीना उतर गई। सौताल पर कन्हई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिनी ने दोनों की परितिया देखी तो बोली, रे कन्हई, राधा भी किशन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही दिखे। डाबर नैनी वहीं रहने लगी। रोज़ सुबह मालिन और कन्हई फूल तोड़कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बावती को बुला भेजा। लब्बावती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राजरानी भाभी में कौन सा खोट देखा जो उससे वनवास भेज दिया? सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली, वो मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी, दोनों हंस रहे थे। बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदिया का बहना और चिड़िया का चूचू करना कभी किसी ने रोका है? राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी पत्नी को ज़्यादा ही सजा दे दी है। 7 दिन राजा ने उधेड़ बुने बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊँ, भाभी को लेकर आऊँ। कई साल बीत गए। राजा रोज़ सोचते, आज जाऊँ कल जाऊँ। आखिर एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग पियासा। एक जगह पेड़ों की छैयाँ और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी में ओके से लेके जो ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीतांबर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खिंचे उसके पास पहुँचे। छोरा क्या बूझे राजा वजीर, वो चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मुँह से पूछा, तुम्हारा गाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नज़र राजा के लाव लश्कर पर डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मोरी, जे लोगन से बचैयो री। लड़का की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे की रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जंपर, नंगे पाँव, पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन को अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, परान प्यारी, तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने न पाए। कन्हई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे, महलन में बैठ के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा, क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा?
कन्हई ने छाती ठोककर कहा, प्रीतिया खवाऊंगो, प्रीतिया पिलाऊंगो। तुमने तो जाके पिरान निकारे, मैंने जामे वापस जान डारी, तो जे मेरी हुई पिरान प्यारी। और जे चिरौटा? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिनी के बेटे की ये मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बताया, और वो भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार से पहिए दौड़ा दिए। दादी की ऊँघ हवा हो गई। अन्नो, तू ऐंचातानी बहुत कर रही है, आगे मैं सुनाऊं। अन्नो की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हार मान ली। अच्छा दादी, तुम करो ख़त्म। दादी बोली, हाँ तो कन्हई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्हा बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज़। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपहिया तलवारों की नोक पे तीनों सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने उसास भरी, हम्बे लाली, तीनों ही ने वीर गति पाई। यही मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे। वहाँ पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कांधारी को मात देवे, और तो और वहाँ के पंछी पखेरू के गेटुए पे भी लाल धारी जरूर होवे। ना रानी घर द्वार छोड़ती, ना बाकी ऐसी गत होती। अन्नो और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था वो जो उसने किया। अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी की लिखी हुई कहानी निर्मोही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।